देख लो आगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको किस में निकालनी है? अक्षीय स्थिति में। एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय को एक और इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, या अक्षीय स्थिति पर भी कह सकते हो। तो अक्षीय स्थिति को आंसू क्या बोलते हैं? एक्सियल, एक्सियल, और पोजीशन भी बोल सकते हो स्थिति को, या पॉइंट भी कह सकते हो। एक्सियल पॉइंट ही लिख देते हैं, कोई नहीं, या पोजीशन लिखो, स्थिति के लिए पोजीशन वर्ड ज़्यादा सही है। शॉर्टकट में ऐसे लिख देता हूँ, पोज लिख लेना पूरा, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। ये आपकी फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ होते हैं, उसमें से एक ये टॉपिक आता है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। अब देखो, मैंने अभी अभी पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाया? विद्युत ध्रुव पढ़ाया, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया। आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पे ही ये सब करना है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है, ये दिख रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल। दो आवेश समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे स्थित हैं। एल मतलब 2L, एल और एल जोड़ देंगे तो यही विद्युत ध्रुव है। तो विद्युत ध्रुव पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अक्षीय का मतलब होता है कि लेफ्ट या राइट, मतलब आपके पास एक विद्युत ध्रुव है जिस पे ये आवेश रखा है। ये सारे लाइंस का एक एक करके मतलब समझ में आएगा। ये जो आवेश रखा है, इस आवेश से कुछ दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला? E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब आपको अगर आवेश है तो आवेश की वजह से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आपको Q पता है तो आप E निकाल सकते हो। और यहां पर देखो कितने Q हैं? 2 Q हैं। तो आप एक ऐसा पॉइंट चुनोगे जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। अक्षीय का मतलब है कि अगर वो पॉइंट आवेशों के लेफ्ट या राइट साइड है तो उसे कहते हैं एक्सियल पॉइंट। और अगर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो ऊपर, द्विध्रुव के ऊपर या द्विध्रुव के नीचे है, तो उसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति। अक्ष कहते हैं जब इसके लेफ्ट या राइट में है। जैसे अगर ये विद्युत ध्रुव है, ये एक छोटा सा विद्युत ध्रुव बना रहा हूँ, एक आवेश प्लस माइनस Q, एक प्लस Q, तो आपको एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, तो बिंदु मान लिया ये है, इस बिंदु को मान लिया P। तो आपको सपोज प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप इस स्थिति को, इस P वाले पॉइंट को कहोगे ये अक्षीय स्थिति है। लेकिन आपको अगर P पे ना निकालना हो, सपोज ये P यहां ना होके इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट रहेगा, तो आप इसको कौन सी स्थिति कहोगे? अक्षीय स्थिति। लेकिन यही पोजीशन अगर लेफ्ट राइट ना रह के ऊपर आ गया, कि आपको इस विद्युत ध्रुव के कारण इस पॉइंट पर ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब ये निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। या फिर नीचे भी अगर निकालने के लिए पूछे तब ये निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। तो अक्ष का मतलब दाएं या बाएं अगर आपको निकालना है, और निरक्ष का मतलब या तो ऊपर निकालना है या फिर नीचे निकालना है विद्युत ध्रुव के। तो अभी हम फिलहाल अक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं, मतलब लेफ्ट या राइट। और अभी तक हमें इतने सालों से, या बुक में भी, हर पब्लिकेशन की बुक में एक ही आदत है कि हमें वो पॉइंट हम राइट साइड ही लेते हैं। आदत पड़ गई है बस, आप लेफ्ट भी ले सकते हो, बट राइट की आदत पड़ी हुई तो हम राइट ही लेते हैं। तो है क्या सिस्टम, ये विद्युत ध्रुव है और इस विद्युत ध्रुव का एक सेंटर है। पता है द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L होती है, तो इसी 2L वाली दूरी को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, L और N। उसका एक सेंटर है O, और इस सेंटर से सपोज दैट कुछ दूरी पर, वो दूरी मान लेते हैं क्या है? R। सेंटर से सपोज दैट R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं। तो आप क्या करोगे, पहले मतलब दोनों आवेश के कारण निकालोगे, पहले प्लस Q के कारण निकाल लो, फिर माइनस Q के कारण, या उसका उल्टा भी कर सकते हो। पहले माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, फिर प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, और निकाल कर दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ोगे तो आपको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी।
तो आपको वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर। ओके, यही हमारा टास्क है। अब ये दो लाइन का क्या मतलब है उस समय के साथ समझ में आएगा। पहले ये बताओ, अक्षीय स्थिति का मतलब समझ गए? विद्युत ध्रुव की या तो लेफ्ट या राइट में अगर आप किसी पोजीशन पे विद्युत क्षेत्र की क्या निकाल रहे हो, तीव्रता निकाल रहे हो, इसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। ऊपर या नीचे करेंगे तो निरक्षीय। और निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किस फॉर्मूले की हेल्प से निकालना है? इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालना है। और क्योंकि हमारे पास ध्रुव में दो आवेश हैं, तो आप पहले एक से एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे P पर, फिर दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे P पर, और फिर दोनों को क्या करेंगे, E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र को E से दिखाते हैं, तो पहले आवेश के कारण E1, दूसरे के कारण E2, और जब टोटल करना होगा तो टोटल जोड़ दोगे, जो आंसर होगा कटने पिटने के बाद वो आपका फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर। ये हमारा टास्क है, ये हमें करना है। ठीक है, अब थोड़ा अंदर आते हैं कैलकुलेशन में। जो समझाना था समझा दिया। अब देखो, अच्छा इसमें भी एक एक चीज समझो इस फॉर्मूले में। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। K तो कांस्टेंट है। Q का मतलब क्या है? आवेश। हमारे पास ये आवेश प्लस Q माइनस Q हो सकता है। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब दूरी है। ठीक है, नॉर्मली R का मतलब होता है दूरी। यहाँ पे हमारी R का दूरी का वैल्यू चेंज होगा समय के साथ। अब निकालते हैं हम किसी एक आवेश के कारण पहले, फिर किसी दूसरे आवेश के कारण निकालेंगे। तो आप निकाल सकते हो सबसे पहले ठीक है, ठीक है। देखो पहले इसके कारण निकालते हैं, प्लस Q के कारण, फिर माइनस Q के कारण निकाल लेते हैं। उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे करो। तो पहले ही निकाल लेते हैं प्लस Q के कारण। किस बिंदु पर निकालना है? P बिंदु पर निकालना है। देखो प्लस Q के कारण फेड हो गया है मार्कर। बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। प्लस Q की क्या है? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या इतना जगह नहीं है, छोड़ो। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को किस चीज से दिखाते हैं? E से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र आने वाला है, इसलिए एक को E1 से एक को E2 से दिखाएंगे। तो इसको E1 से दिखा देते हैं। सपोज अगर E1 है तो अगला ऑब्वियस ही बात E2 होगा। E1 बराबर किसके कारण? इस प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर निकाल रहा हूँ विद्युत क्षेत्र। E का फॉर्मूला क्या होता है? K/Q/R²। K तो सब में कांस्टेंट होता है, हर जगह कांस्टेंट होगा पूरी 12th की फिजिक्स में। तो K की तो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, जैसा है वैसे ही लिख लेंगे K। Q का मतलब होता है, अब क्या है फॉर्मूले में Q, तो यहाँ पे Q की जगह क्या लिख देंगे? Q। याद ध्यान देना, यहाँ पे माइनस Q की जगह माइनस वाला चिन्ह नहीं लिखेंगे, और प्लस Q की जगह हम बस परिमाण को अभी टारगेट कर रहे हैं, हम चिन्ह पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आवेश कितना है? परिमाण तो दोनों को क्या है? सेम ही है, Q है दोनों में। तो आवेश की जगह क्या आ जाएगा? Q। तो फॉर्मूला क्या था? E की जगह E1 रख दिया, K कांस्टेंट है, आवेश तो Q ही है, इसमें भी आवेश Q है। R मतलब होता है दूरी। अब ये दूरी वाला चीज बस समझना है, इस पूरे डेरिवेशन में ना सिर्फ ये दूरी वाला समझना है, जो थोड़ा बहुत दिमाग लगता है। उसके बाद सिंपल सा कक्षा 8वीं 9वीं लेवल का मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है। 8वीं 9वीं पास हो तुम सब लोग तो कर ही लोगे इसको आसानी से। तो इसमें R का मतलब है दूरी निकालनी है आपकी। अब देखो किसके बीच की दूरी निकालनी है, सोचो। प्लस Q के कारण बिंदु P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र,
तो दूरी किसके बीच चाहिए? Q से लेकर के किसके बीच की दूरी? P। इसके कारण इस पे निकाल रहे हैं तो हमें इतनी दूरी चाहिए। देख लो शांति से, हमें इतनी दूरी चाहिए। अब Q से लेके P के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। सारी दूरियां मैंने लिख दी आगे, ऊपर की दूरियां L L, ये दूरी R है, हमें सिर्फ इतनी दूरी चाहिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। शांति से बताओ कितना आएगा आंसर? थोड़ा सा देखो, हाँ घटाना ही है। कैसे? कितना आएगा ये डिस्टेंस प्लस Q और P के बीच का? यस, नीचे वाली में से ऊपर वाला घटा देंगे। देखो अगर आप ये R वाली डिस्टेंस देख रहे हो, इस R वाले डिस्टेंस में से अगर आप ये छोटा सा डिस्टेंस हटा देते हो, ये L, ये छोटा सा डिस्टेंस कितना है? L। तो इस बड़े R के डिस्टेंस में से छोटा सा डिस्टेंस अगर हटा दो तो इसको हटाने के बाद बचेगा बाकी इतना डिस्टेंस, और हमें यही चाहिए। तो ये कब मिला? जब R में से हमने क्या घटाया? L, ये डिस्टेंस घटाया। देखो ये R है, R में से अगर आपने ये L डिस्टेंस घटा दिया तो ये डिस्टेंस बचेगा इतना, और यही डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। तो आपको प्लस Q और P के बीच की दूरी सिंपल सा निकल आएगी जब आप R में से क्या घटा दोगे? L वाली डिस्टेंस घटा दोगे, बड़े में से छोटा वाला घटा दोगे। सिंपल है। R बड़ा डिस्टेंस था, L छोटा था, L हटा दोगे तो जो बचा वही होगा इसके बीच की दूरी। R बड़ा है, इसमें से ये L वाला डिस्टेंस हटा दो तो देखो ऑटोमेटिक यही बच गया, और यही आपको निकालना है। तो ये कब बचा? जब आपने R में से L हटाया, तो R माइनस L, तो ये हो गया दूरी। बस दूरी वाले पे ही थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी सब सिंपल है। तो देखो फॉर्मूला ये था E1 बराबर K Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है हमारे पास? कितना हो गया दूरी? R माइनस L, और दूरी का क्या है? स्क्वायर है, तो ये R माइनस L का स्क्वायर, ये हो गया E1। सेम काम आपको अब इसके लिए करना है, माइनस Q के कारण P पर, ठीक है। तो सेम चीज जो आपने यहां लिखा है वही चीज आपको माइनस Q के लिए लिखना है। तो क्या लिखोगे? ठीक है, इसको ब्लू पेन से लिख लेते हैं हाईलाइट करने के लिए, इसको भी लिखना था वैसे ब्लू से ही, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस Q के कारण, बोलो, बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? ये E1 है तो ये E2 हो जाएगा। देखो ये वाला दिख रहा है कैमरे पे, दिख ही रहा होगा, इतने नीचे तो नहीं है वैसे, बहुत है ना, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला है हमारे पास ये है, K तो कांस्टेंट है सब में, K तो एज इट इज उतरेगा जैसा था वैसे ही, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। Q क्या है? आवेश। अब देखो माइनस इसके कारण, इस माइनस के कारण इस P पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो परिमाण तो इसमें भी Q ही है, तो ये भी Q है, नीचे वाला भी Q हो जाएगा, परिमाण तो सेम है, बस चेंज हो रहा है दूरी। अब देखो पहले प्लस Q और P की दूरी नजदीक थी, अब माइनस Q और P की दूरी दूर है, तो कितना दूर है? जैसे आपने यहाँ घटा के सोचा वैसे यहाँ पे कुछ सोचो। प्लस Q और P के बीच की दूरी कितनी है? यस, जोड़ देंगे। ध्यान से देखो Q और P के बीच की दूरी कब है? सबसे बड़ी दूरी तो हमें R दिख रही है, इस R वाली दूरी में और कितनी दूरी जोड़ दोगे कि ये माइनस Q और P की हो जाएगी डिस्टेंस? ये देखो ये L वाला डिस्टेंस भी अगर आप जोड़ दो R में, तब आपका माइनस Q से P तक का डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा। तो बस क्या करना है, ये R माइनस L था, तो आपको R में क्या जोड़ देना है? L जोड़ देना है। इस R में अगर आप ये L जोड़ दो तो आपका पूरा ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो यही दूरी है माइनस Q से P की बीच की। तो कितना हो जाएगा ये? R प्लस L का होल स्क्वायर, या R माइनस L का होल स्क्वायर या R प्लस L का स्क्वायर, बस इतना दूरी में बस दिमाग लगाना था। इसको तो सीधे से लिख लेते हैं, अच्छा हो रहा था ये।
अब ठीक है। अब बताओ E1 E2 कैसा है, समझ में आया? E1 E2 में तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? नेट डिस्टेंस निकालने के लिए एक होता है टोटल, एक होता है नेट। फिजिक्स में हम नेट वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। टोटल तो मतलब होता है सिंपल जोड़ दो, नेट का मतलब होता है कि आपको बड़े में से छोटा घटाना होता है, ठीक है। और फिजिक्स में हम नॉर्मली नेट वाला वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप अगर P पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो आप ज़्यादा मान वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से कम मान वाला घटाओगे। तो बताओ पहले ज़्यादा किस पे होगा मान? नेट निकालने के लिए ज़्यादा में से कम वाला घटाना पड़ता है, ज़्यादा में से कम वाला घटाना पड़ता है। एक सिंपल सी चीज़ें पूछ रहा हूँ, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण P पर लग रही है और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण P पर लग रही है। बताओ P प्लस Q के कारण ज़्यादा विद्युत क्षेत्र फील करेगा कि माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र ज़्यादा फील करेगा? प्लस Q के कारण करेगा, ठीक है। अगर किस लोगों को डाउट है कि कैसे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझो। हाँ, चुंबक कर सकते हो, बट यहाँ चुंबक नहीं, यहाँ पे मैं कुछ बना लेता हूँ अपनी कलाकृति। सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, अब जो भी है यहाँ पे मान लो कोई भी है। सपोज यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है पॉइंट P पर, इसी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और यहाँ पे जल रही है आग। एक आग यहाँ पे चल रही है, यहाँ पर एक आग जल रही है प्लस Q पर और एक आग चल रही है माइनस Q पर। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उस पर्सन को जो P पॉइंट पर स्थित है उसे प्लस Q वाली आग ज़्यादा फील होगी, गर्मी ज़्यादा फील होगी कि माइनस Q के कारण ज़्यादा गर्मी फील होगी? प्लस P के कारण। जो नज़दीक होगा ज़्यादा विद्युत क्षेत्र, प्लस है बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। प्लस चार्ज वैसे भी बाहर की तरफ ही निकलता है, P की तरफ निकलेगा। तो इतना कुछ बताने की वो नहीं थी। तो नेट आप कैसे निकालोगे? ज़्यादा में से कम निकालते हैं, ज़्यादा में से कम घटा देते हैं। तो ज़्यादा कौन है? प्लस Q वाला। प्लस Q के कारण P पर ज़्यादा लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा हुआ? E1, मतलब ये ज़्यादा है और E2 क्या है? कम। तो नेट निकालने के लिए आप E1 में से क्या घटा दोगे? E2 घटा दोगे। तो ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसको ले अच्छे से लाइन खींच लो। बस यहाँ से एक सिंपल से कैलकुलेशन, उसके बाद आंसर आ जाएगा। यही आपकी डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ लिख सकते हो, चूंकि सिंस दैट क्या है, कौन बड़ा है? Q के कारण, प्लस Q के कारण हो रहा है, तो प्लस Q वाला कौन है? E1। चूंकि E1 बड़ा है तो E1 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है? E2 से। चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, सो इसलिए का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, एक ऊपर दो नीचे। इसलिए आप E कैसे निकालोगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? E बराबर, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? बड़े में से छोटा वाला घटा दो। तो बड़ा कौन है? E1। E1 क्या है? या फिर लिख ही लो पहले, बड़ा कौन है? E1 और छोटा कौन है? E2। बड़े में से छोटा घटा दो। अब यहीं से सिंपल सा 7वीं 8वीं लेवल का कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, E1 की वैल्यू पुट करें अब। कितना E1 की वैल्यू? KQ R माइनस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये क्या है? माइनस। E2 कितना है? सेम वैल्यू है ऊपर, नीचे बस माइनस की जगह क्या आ गया है? प्लस आ गया है। ये हो जाएगा KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। लेकिन 7वीं 8वीं लेवल का बस तुम्हें दिमाग चाहिए, थोड़ा उस लेवल का तुमने मैथ किया होगा, हल्का फुल्का, वो भी मैथ, हार्ड वाला नहीं। इस पूरे कैलकुलेशन में सिर्फ दिमाग यहाँ लगाना था, दूरी में,
और अगर आपने एक बार देख भी लिया है तो अब तो जिंदगी भर के लिए फिट हो जाएगा कि जो नजदीक है उसमें माइनस लगेगा, जो दूरी दूर है उसमें प्लस लगेगा। ठीक है, बाकी ये तो सिंपल कैलकुलेशन में वैल्यू पुट हो रही है बस, तो रख दिया हमने वैल्यू जो था। इस वैल्यू में कुछ कॉमन दिख रहा है, के कॉमन है और क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, जो कॉमन है उसको ले लो। अब सिंपल सा कैलकुलेशन चल रहा है, ई बराबर के कॉमन, आल्सो क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, जो बचा ब्रैकेट के अंदर लिखो। क्या बच गया इस वाले टर्म में, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1, और नीचे क्या हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड साइड क्या बच गया, के क्यू तो बाहर है, इधर भी 1 बच गया, और इधर क्या बच गया r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी तिरछी ही जा रही है मेरी लाइन। इस टाइप की कैलकुलेशन किए हैं बचपन में, ये जैसे 1 अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करते हैं ऐसे कैलकुलेशन, सबसे पहले हर बराबर करते हैं, ठीक है, एलसीएम करते हैं पहले, भूल गए, बताऊं करते थे हम ये सब। 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ए बी का क्या करोगे एलसीएम, ए बी करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हिंदी में शायद वज्र गुणा नहीं, आप पता है हिंदी में कैंची गुणा क्या कहते हैं, आप क्या करोगे ए बी, फिर ए के ऊपर किसका गुणा करोगे, बी का इधर और ए का इधर, तो बी आएगा यहाँ पर, ए आएगा यहाँ पे, और बीच में चिन्ह कौन सा है माइनस का। बस यही काम तो यहाँ पे भी करना है, इसलिए कह रहा हूँ 7वीं 8वीं लेवल की मैथ है ये। जगह है नीचे एक लाइन लिखने के लिए, ठीक है। देखो ई बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू हो गया। देखो आगे दोनों का क्या काम है ना, एलसीएम लोगे, एलसीएम का मतलब सिंपल सा गुणा कर दो दोनों का आपस में, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब गुणा करने के बाद मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आर प्लस एल इधर आता है और आर माइनस एल उधर जाता है, तो आर प्लस एल इधर आ गया, इधर आ गया, आर माइनस एल उधर चला जाएगा, बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह है, सिंपल। अब बताओ आपने बचपन में कभी बीजगणित में सर्व समीका पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस लेवल की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो आप 12th में आगे, तो ये तो आसान चीज है, एकदम आसान, बस लेंथी है तो थोड़ा आपका दिमाग भटकता है बहुत आसानी से, या फिर थोड़ी बोरिंग लगता है, बट है बहुत सिंपल चीज ये लग रहा है आर प्लस एल का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह लग रहा है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हमने की हुई है बचपन में, बस वही कैलकुलेशन करना है, जो कटना है कटेगा, आंसर आ जाएगा उसके बाद। करो, करते हैं इसके आगे, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तो जगह है, हम थोड़ा और ऊपर से भी कर सकते हैं। क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो, देखो अब आगे देखो, E बराबर, ये तो आ ही रहा होगा, E बराबर के क्यू, ये है, नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी फिलहाल के लिए, उसको ऐसे छोड़ दो, उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। नीचे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू पे ध्यान दो थोड़ी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, a की जगह r और b की जगह l,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना r का स्क्वायर प्लस b क्या है? l का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह r और b की जगह l। तो कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर प्लस 2ab। कितना हो जाएगा? 2rl। इज इट क्लियर? क्लियर है इतना? बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करो, क्योंकि आपको पता है जब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। फिलहाल के लिए माइनस ऐसे छोड़ दो, अभी इस पे फोकस करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस 2rl। यस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस की जगह माइनस 2rl। ये हो गया? हाँ, अब ये चीज बीच में मैंने माइनस लगाया हुआ था। माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो पूरा चिन्ह चेंज हो जाता है। तो कैसे चिन्ह चेंज हो जाता है? जैसे कि यहां पर माइनस था, ठीक है, यहां पे माइनस था। अगर चलो कोई बात नहीं, मैं इसको अलग अलग ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और सब समझ गए हो तो घर पे एक ही बार में कर सकते हो, ठीक है। इसको अलग अलग ब्रैकेट में ही कर देता हूं मैं, इसको अलग ब्रैकेट में, ठीक है, और ये वाला अलग ब्रैकेट में। माइनस का चिन्ह थोड़ा जगह नहीं है तो उसको हाईलाइट करके लिखता हूँ, ये बीच में लगा है माइनस का चिन्ह। अगर मैं ब्रैकेट तोड़ूंगा तो क्या होगा? देखो, E बराबर KQ, ठीक है। अब इतने बड़े ब्रैकेट को हटा ही दो। नीचे क्या है? R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर देखो, ब्रैकेट हटा दो, अब R स्क्वायर, बड़ा ये वाला रखो बस, स्क्वायर ब्रैकेट, L स्क्वायर प्लस 2RL। हो गया? माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा हुआ, माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा हुआ तो ये कितना हो गया? प्लस R स्क्वायर, ये माइनस R स्क्वायर हो गया, प्लस L स्क्वायर क्या हो गया? माइनस L स्क्वायर, और माइनस 2 का क्या हुआ? प्लस 2RL। हो गया? अब ध्यान से उस वैल्यू को देखो, उस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ कटेगा? प्लस और माइनस वाले दिख रहे हैं कुछ? क्या क्या कट रहा है? R स्क्वायर प्लस माइनस है, कटा, प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये कट गया। 2RL प्लस में है और प्लस 2RL दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो देखो ध्यान से, प्लस R स्क्वायर, ये R स्क्वायर और L स्क्वायर कट रहा है, तो E बराबर KQ। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, बचा क्या? 2RL 2RL। तो 2 और 2 कितना होता है? 4RL, 4RL। और नीचे कितना बच गया? R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे जानबूझकर 4RL को एक अलग तरीके से लिख रहा हूँ। 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर अगले स्टेप में लिख लूंगा, ठीक है, अगले स्टेप में लिख लूंगा। यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट अब आएगा, एक कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट या बोल लो कॉमन सेंस। R और L, यहाँ पे दो चीजें हैं। R का मतलब क्या है? सेंटर से लेकर के उस बिंदु P के बीच की दूरी R है, मतलब बड़ी दूरी है R। जबकि L क्या है? L एक द्विध्रुव का शॉर्ट डिस्टेंस। एक तो मैंने पहले ही आपको समझाया द्विध्रुव जब पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल, कि द्विध्रुव के बीच की दूरी खुद ही अल्पतम होती है, छोटी डिस्टेंस होती है 2L, और आपने L लिया है, इसका मतलब वो छोटी डिस्टेंस का भी आपने आधा कर दिया है। सोचो, वो 2L डिस्टेंस पहले ही बहुत छोटा था, अल्पतम था, और उस छोटे का भी आपने आधा कर दिया, तो सोचो और कितना ज्यादा छोटा हो गया। तो दो दूरियां यहाँ पर हैं एक साथ, एक है R दूरी जो काफी बड़ी है, और एक है दूरी L जो काफी क्या है? छोटी है।
यहाँ पर तो दिखने में नहीं लग रहा है ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा कोई अंतर आर और एल में, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आर और एल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे ये मार्कर, ये समझ लो एल है, विद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव का डिस्टेंस कितना होता है 2L, और इस मार्कर को मैंने 1 किलोमीटर बड़े सड़क के ऊपर ऐसे रख दिया है। अब दिमाग में इमेजिनेशन करो, 1 किलोमीटर एक लंबा हाईवे जा रहा है और उस हाईवे पे मैंने एक मार्कर को रख दिया है। अब बताओ 1 किलोमीटर लंबे हाईवे की तुलना में ये मार्कर की जो डिस्टेंस है ये कोई मायने रखती है? कोई मायने नहीं रखती है। ये बहुत, अगर ये मार्कर को अगर हम ऊपर से देखें तो कहीं हो सकता है ये दिखे भी ना, थोड़ी दूर से देखे अगर, ठीक है, 1 किलोमीटर की सड़क जिस दूरी से पूरा कवर हो जाए उसमें हो सकता है ये एकदम कीड़े बराबर लगे, नेग्लिजिबल है ये, ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस नहीं है ये भी, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत उस 1 किलोमीटर की तुलना में क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो कई बार फिजिक्स में हम ऐसी कैलकुलेशन करते हैं जहाँ पे बड़ी डिस्टेंस के सामने छोटी डिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं हम नगण्य कर देते हैं, है बट हम उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या चीज़ है, नीचे की तरफ हम कैलकुलेशन करेंगे तो r की डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है और l डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो l क्योंकि बहुत छोटा है तो l की डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, नगण्य। l क्या है, एक तो मैं कह रहा हूँ इसकी डिस्टेंस बहुत छोटी थी, इसका भी हमने आधा लिया है, ये तो 2L था ना, फिर भी ध्रुव का डिस्टेंस वो ऑलरेडी छोटा है और उस छोटे डिस्टेंस का भी हमने और छोटा हिस्सा आधा कर दिया है l। तो हम क्या करेंगे, नीचे हम लिखेंगे चूंकि L इज, ये ध्यान से देखना, L बहुत छोटा है, L इज वेरी 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 लेस देन, ये बचपन में पढ़ा है ना, जहां पे ये मुंह खुलता है वो बड़ा होता है और जहां मुंह बंद रहता है वो छोटा, तो L बहुत छोटा है इसलिए L का मुंह बंद है, तो L इज वेरी 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 लेस देन, अब जितना मर्जी लगा सकते हो आगे, आपकी मर्जी है, किसकी तुलना में, R, चूंकि L R की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है और R बहुत ज़्यादा बड़ा है, अतः L को नगण्य मानने पर, नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, ये कवर हो रहा है, L को नगण्य मानने पर मान के चलो कि नीचे वाली वैल्यू में L है ही नहीं, ठीक है, वो कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ऊपर वाली में हम L नहीं हटाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू में L को 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर L को 0 मान लिया तो L सबके साथ गुणा में है, सभी 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो जाएगा तो फिर आंसर ही नहीं आएगा कुछ। तो ऊपर वाली वैल्यू में एक छोटा सा काम करेंगे हम, इसी को आगे बढ़ा देता हूँ मैं, वैसे मैं यहीं पे कर रहा था, वैसे ही देखो 4 को मैं यहाँ पे कर रहा था फिर मैं रुक गया, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता था मैं 4 को, ये 4 आया कैसे था, 2 और 2 4, 4 को मैंने ऐसे कर दिया 2 × 2 RL। अब ध्यान से देखो, हमने पिछले लेक्चर में या पिछले टॉपिक में हमने विद्युत ध्रुव पढ़ा है, और विद्युत ध्रुव का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। विद्युत ध्रुव का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, P बराबर Q × 2L, ये पढ़ा है हमने, P बराबर Q × 2L अभी पढ़ा है हमने, जस्ट इससे पिछला टॉपिक, P बराबर Q × 2L। तो ध्यान से देखो, क्या इस फॉर्मूले में Q दिख रहा है, 2 दिख रहा है, L दिख रहा है, और सब देखो गुणे में है आपस में। तो आप एक काम करो, Q 2L की जगह पर आप क्या रख सकते हो, शॉर्टकट में P रख दो, थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा वो। तो आप क्या करो, Q 2 और L की जगह पर हमने सीधा क्या रख दिया, P रख दिया, तो बचा क्या, ऊपर ध्यान से देखो, एक तो K बच गया, K तो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, मैं क्या कर रहा हूँ, Q 2L, Q × 2L किसका फॉर्मूला होता है, P का, तो Q 2L की जगह P रख दिया, तो ऊपर बचा क्या, 2 और साथ में क्या बच गया, 2 और साथ में क्या बच गया, R, तो ऐसे कर लो उसको, 2R और ये क्या था, Q × 2L की जगह P लिखा आपने, ठीक है। ये 2RL जो है इसको ऐसे कर लो, ये 2RL है, और क्योंकि ये 2RL 2 बार आया तो इसको 2 × 2RL कर दिया, और Q × 2 × L क्या होता है, P होता है, और नीचे जो था उसको एज इट इज लिख दो जैसा था। चीजें बहुत सिंपल है, बस दिक्कत ये है ना,
मैं कहता हूँ ना कि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा और कोई ऐसा टॉपर स्टूडेंट नहीं था, मैं बहुत एवरेज था। तो जिस लेवल पे तुम हो वो चीज़ मैं फील कर पाता हूँ कि तुम अभी सोच क्या रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ जैसे सास कभी बहू थी वैसे मैं भी कभी स्टूडेंट था, तुम्हारी लेवल का या तुमसे भी घटिया लेवल का था। मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि चीज़ें ना बहुत सिंपल है, लेकिन एक ही डेरिवेशन में इतनी ज़्यादा चीज़ें घुस गई है ना, वही खिचड़ी पक जाता है दिमाग में कि अभी ये कॉन्सेप्ट लगा फिर वो लगा। चीज़ें एकदम सिंपल है, लेकिन देखो ये समझ में आया। ये मैंने क्या किया, Q2L के जगह मैंने P कर दिया, बच गया 2 और R साथ में लिख दिया। नीचे क्या कर रहे थे हम, नीचे हमने कहा कि L काफ़ी छोटा है और R क्या है L की तुलना में बहुत बड़ा है, तो L को क्या करोगे, नगण्य मानोगे, 0 मान लोगे। अब देखो, अब हमारा जो वैल्यू आया है इधर, क्या ऊपर L है, नहीं है, L बस नीचे है, और L जहाँ जहाँ है उसको क्या मान लो, 0 मान लो। बस यहाँ से आपका आंसर के बहुत करीब पहुँच गए। E बराबर ऊपर क्या बच गया, K2R और क्या है P। नीचे क्या बच गया, अगर L को 0 मान लिया गया है तो, सॉरी मैंने R माइनस L का होल स्क्वायर है ये, ध्यान से देखो, L 0 हो गया तो ये क्या बच गया, सिर्फ R में से 0 गया तो R ही बचा, और R का क्या है स्क्वायर, तो एक तो बच गया इधर R स्क्वायर, और इधर देखो L 0 कर दिया, R प्लस 0 तो R ही बचा, और R का स्क्वायर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर। गुणा में है दोनों, गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, ठीक है, ये गलती मत करना, ये आप ही नहीं कर रहे हो, बहुत लोग करते हैं हर साल। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, अगर बेस सेम है तो घात आपस में जुड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, A2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे समझो, A पावर m है और A पावर n है, तो जब बेस सेम है दोनों का तो घात क्या होता है, m + n, घात जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये 2R स्क्वायर, ये हर बैच में आंसर आता है पीछे से, अच्छे अच्छे लोगों का आंसर आता है। तो ये 2R स्क्वायर नहीं होगा, बेस सेम है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और 2 और 2 का क्या हो जाएगा 4। तो बचा क्या, अच्छा एक और चीज, जोड़ने से पहले एक और काम करो, जोड़ने से पहले एक और काम, एक R ऊपर है और टोटल नीचे कितने आ रहे हैं, 4, 2 और 2 4, तो एक में से 4 में से एक गया, कितना बचा, ये कर लो एक काम कि एक R में से अगर आप नीचे इसमें से एक R अगर हटा देते हो तो ऊपर एक R गया, नीचे कितने R बच गए, ठीक है। तो E बराबर K 2P अपॉन, मैं एक लाइन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2RP अपॉन R स्क्वायर का क्या हो गया, R की घात 4। मैं एक एक लाइन कर करके लिख रहा हूँ, आप लाइन जब प्रैक्टिस हो तो स्किप भी कर सकते हो बाद में। 4R में से एक R गया तो नीचे कितने R बच गया, 3, तो कितना हो जाएगा 2P, R तो गया और 4R की जगह 3R, तो E बराबर K 2P अपॉन R3, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर है, और चाहो तो K की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो या और करके लिख सकते हो। K की वैल्यू कितनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये K की वैल्यू होती है, तो इसको रख दिया, और बगल में क्या बच गया, 2P अपॉन R3। दोनों एक ही चीज है, आपको जो पसंद आए वो लिखना, रेड वाला पसंद है रेड वाला, ब्लैक वाला है ब्लैक वाला, दोनों समझ में आए दोनों लिखना। लिख रहा हूँ हाँ यहाँ पे। अब देखो जरा, ये कंप्लीट हो गया आपके पास। ये चीजें में ना दिखने में लग रहा है ये काफी बड़ा डेरिवेशन है भी एक्चुअल में बड़ा, ठीक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन देखोगे तो ये कैलकुलेशन में ना एक सिर्फ लाइन है जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरी कैलकुलेशन सिंपल है। दिमाग का लगाना है ये डिस्टेंस पे,
बस यहीं पे थोड़ा दिमाग है। ये डिस्टेंस क्या है, सिंपल फॉर्मूले पे, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको ये मानना है कि Q अगर नजदीक है, प्लस Q नजदीक है, तो आप घटा दोगे डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस बड़ी में से छोटा घटा दोगे, और माइनस Q का कारण P पर निकाल रहे हो तो ये डिस्टेंस बड़ा है, तो क्योंकि बड़ा डिस्टेंस है इसलिए जोड़ दोगे आपस में, तो R प्लस L, बस इतना दिमाग रखना है। बस इसके बाद क्या किया, बड़े में से छोटा घटा दिया, E1 में से E2 घटा दिया, और इसके बाद की जो कैलकुलेशन है ये कक्षा 8वीं लेवल, 7वीं 8वीं लेवल की है। इसके बाद कुछ भी फिजिक्स नहीं लगाया हमने, यहाँ तक कोई फिजिक्स नहीं है, जो है कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है बस यहाँ तक। यहाँ आके थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी हमने मैथ को ईजी बनाने के लिए लगाया, और ये काम करते ही फिर यहाँ पे भी सिंपल सा 7वीं 8वीं लेवल की फिजिक्स है। अगर ये नहीं होता ना, अगर आप L नहीं हटा पाते तो आपका ये फाइनल आंसर होता, फिर आपको ये फाइनल आंसर रखना पड़ता, क्योंकि फिजिक्स में हम बहुत सी वैल्यू को नेग्लिजिबल मान के हटा देते हैं एक छोटा आंसर लाने के लिए, इसलिए हमने ये काम किया है। नहीं होता तो ये हमारा फाइनल आंसर होता, बट क्योंकि है तो हमारा फाइनल आंसर ये है। अगला जो निरक्षीय स्थिति है ना, उसका और इसके आंसर में सिर्फ एक डिफरेंस है। इतना लंबा कैलकुलेशन उसमें भी करेंगे, उसमें डायग्राम में ही आधा घंटा लगेगा समझाने में, है वो भी आसान वैसे, बस आंसर में डिफरेंस ये कि उसमें इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आएगा निरक्षीय स्थिति में। उसका आंसर आएगा E बराबर के P अपॉन आर क्यूब, इसमें 2P है, उसमें सिर्फ P रहेगा, सिर्फ इतना आंसर अंतर है। 50% चांसेस रहते हैं या तो ये आएगा अक्षीय स्थिति या आएगा निरक्षीय स्थिति। तो अगर ये समझ गए हो तो अच्छे से देख लेना, घर पे वीडियो है, वीडियो बार बार देखते रहना, जितने बार देखोगे उतने बार रिपीट होगा, और सिर्फ देखने से नहीं, जब लगे कि आप समझ गए हो तो एक बार कॉपी पेज उठाना और खुद ट्राई करना, और आज ही निपटा लेना है इसको, कल का काम मत छोड़ना। और पहले कह दिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कुछ दिनों में बोर्ड का पेपर होने वाला है, खुद देखना, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा इससे रिलेटेड। कुछ पूछना है इसमें?